With Air India's comeback, one thing gets clear: Tata doesn't always mean goodbye. एयर इंडिया भारत का सबसे पहला और प्रेस्टिजियस एयरलाइन है जिसने ना जाने कितने इमरजेंसी ऑपरेशंस में लाखों लोगों की जिंदगी बचाया है, पर आज उसे बचाने के लिए गवर्नमेंट को उसे बेचना पड़ रहा है। सोर्सेस के हिसाब से टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की टेंडर को जीत लिया है और ये प्रोसेस दिसंबर 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। पर अब टाटा ग्रुप के सामने एक सबसे बड़ा चुनौती है। क्या टाटा ग्रुप अपना पुराना कंपनी एयर इंडिया को पहले की तरह प्रॉफिटेबल बना पाएगा? अगर हाँ, तो कैसे? इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एयर इंडिया जो एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल एयरलाइन था, वो आज इतना बड़ा लॉस मेकिंग कंपनी कैसे बन गया। आज नौबत ऐसे है कि एयर इंडिया के ऊपर 60,000 करोड़ का कर्ज है। तो एयर इंडिया के इस डाउनफॉल के लिए कौन जिम्मेदार है? 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने एयर इंडिया एयरलाइन का शुरुआत किया था, और 1953 में गवर्नमेंट ने टाटा ग्रुप से एयर इंडिया की कंप्लीट ओनरशिप को ले लिया और इसे नेशनलाइज्ड कर दिया। और कुछ ही दिन में एयर इंडिया की अच्छे वक्त का भी अंत हो गया। और इसका शुरुआत हुआ 1980s में, जब गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि अब एयर इंडिया को चलाने का जिम्मेदारी इंडिपेंडेंट बोर्ड की बजाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा सिलेक्ट किए हुए ऑफिशियल्स को दी गई। पर प्रॉब्लम्स तो तब शुरू हुआ जब मिनिस्टर ने एयर इंडिया का चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और बहुत सारे मेजर पोस्ट के लिए ऐसे ऑफिशियल्स का सिलेक्ट किया जिनका एयरलाइन के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। और इन मेजर पोस्ट में से सेल्स, मार्केटिंग और कमर्शियल ऑपरेशंस जैसे पोस्ट इंक्लूडेड थे। अगर आप इस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं तो एक ट्रक ड्राइवर को एक प्लेन उड़ाने का जिम्मेदारी देना जैसा था। और ये एयर इंडिया की बर्बादी का शुरुआती कारण बन गया और उनकी गलत डिसीजंस प्रॉब्लम की लाइन लगवा दिया। सेकेंड रीजन है ओवरसाइज परचेज। इंडिया में जितने भी एयरलाइंस है उन सब के पास जितने भी एयरक्राफ्ट है उनमें से 80% एयरक्राफ्ट लीज पे लिया गया है। और पूरी दुनिया में जितने भी एयरलाइंस है वो सब ऐसे ही बिजनेस चलाते हैं। पर इंडियन गवर्नमेंट ने 2004 में डिसाइड किया कि एयर इंडिया के लिए बहुत सारे एयरक्राफ्ट फ्रांस की कंपनी एयरबस से खरीदा जाए। तो इसके लिए डील फाइनल हुआ। पर तब की सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल ने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के साथ बात करके इस डील को कैंसिल करके अमेरिकन कंपनी बोइंग से 68 एयरक्राफ्ट खरीदने का डील फाइनल किया। पर इस डील के लिए एयर इंडिया के पास एक भी रुपया नहीं था, तो ये सारे अमाउंट लोन पे लेना पड़ा। बाद में पता चला कि बोइंग के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रफुल्ल पटेल की बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस डील की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा अब तक चला जा रहा है। और रेफरेंस के लिए आपके सामने 2 आर्टिकल्स है और इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। थर्ड रीजन था एक्सपेंसिव मर्जर। 2007 में गवर्नमेंट ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन को मर्ज करके नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बना दिया, जिसे प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय और बिगड़ने लगा। क्योंकि तब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन दोनों के पास टोटल 3,000 के करीब एम्प्लॉइज थे, जो पर प्लेन के हिसाब से 256 एम्प्लॉइज होते हैं। पर ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से पर प्लेन मैक्सिमम 100 एम्प्लॉइज हो सकते हैं। तो ओवर एम्प्लॉयड का मसला अब तक चला जा रहा है, क्योंकि अब भी एयर इंडिया के पास 16,000 एम्प्लॉइज हैं। तो इनके सैलरीज के लिए एयर इंडिया को बहुत सारे अमाउंट खर्च करना पड़ रहा है। और 2007 से 2021 तक एयर इंडिया ने कभी एक भी रुपया प्रॉफिट नहीं कमा पाया है। फोर्थ रीजन था मोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब एयर इंडिया अपनी पीक पर था तब इंडिया में सिर्फ दिल्ली, मुंबई और कोलकाता ये 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। पर तभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, जिससे एयर इंडिया को बहुत लॉस हुआ और दूसरे देश के जो फॉरेन एयरलाइंस थे उन्हें और इंडिया की प्राइवेट एयरलाइंस को बहुत प्रॉफिट हुआ। क्योंकि अगर पहले किसी को लंदन से चेन्नई जाना होता था तो उसे पहले लंदन से दिल्ली आना पड़ता था और फिर दिल्ली से चेन्नई जाना पड़ता था। पर अब ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के कारण वो डायरेक्टली लंदन से चेन्नई आ सकता है। और इसके लिए वो फॉरेन एयरलाइंस और इंडिया की प्राइवेट एयरलाइंस को चूज करेगा, क्योंकि ये दोनों एयर इंडिया से रिलेटिवली लो प्राइस पर टिकट अवेलेबल करते थे। पर एयर इंडिया अपनी लॉस की वजह से अपनी प्राइस घटा नहीं सकता था। फिफ्थ रीजन था मोर लॉस मेकिंग रूट्स। एयर इंडिया के बोर्ड में जो ऑफिशियल्स थे उनका दूर दूर तक एयरलाइन के साथ कुछ नाता नहीं था। उनके ये इनएक्सपीरियंस की वजह से उनसे बहुत सारे गलत डिसीजन लिए गए थे। उनमें से एक ये था कि एयर इंडिया बहुत सारे ऐसे रूट्स पर अपनी ऑपरेशन चला रहा था जिसे उसे बहुत लॉस हो रहा था। पर उन्होंने इसे ना ही बंद किया, ना ही इसे
प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कोई स्टेप्स लिया था। इन सारे रीजंस की वजह से एयर इंडिया लॉस में चलता गया और कर्ज में डूबता गया। तो अब जानते हैं कि टाटा ग्रुप इसे टेक ओवर करने के बाद कैसे इसे प्रॉफिटेबल बनाएगा। टाटा ग्रुप के पास पहले से ही विस्तारा और एयर एशिया जैसे एयरलाइंस का स्टेक है और टाटा ग्रुप को एयरलाइन चलाने का एक्सपीरियंस भी है, तो उन्हें एयर इंडिया को चलाने में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले टाटा ग्रुप एयर इंडिया की बोर्ड में जो गवर्नमेंट की तरफ से पहले से ही मैनेजमेंट है उन्हें बदलकर खुद की एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स अपॉइंट करेगा, जिससे उनकी 50% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगा। टाटा ग्रुप एयर इंडिया की ओवर एम्प्लॉयड प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर पाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एयर इंडिया कुछ ज़्यादा ही ओवर एम्प्लॉयड है। एयर इंडिया के पास अब 16,000 एम्प्लॉयज है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो टाटा ग्रुप के पास अब पूरी हक बनता है कि वो जितनी ज़रूरत एम्प्लॉयज है उन्हें रखकर बाकियों को निकाल सकता है, जिससे उनकी सैलरीज और अदर एक्सपेंसेस में जो खर्चा हो रहा था उसे बचा पाएगा। टाटा ग्रुप को अब एयर इंडिया की सिर्फ 23,000 करोड़ कर्ज पे करना होगा, क्योंकि बाकी अमाउंट गवर्नमेंट अपनी अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। और एयर इंडिया के पास ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं जिन्हें टाटा ग्रुप लीज पे देके या बेच के ये डेप्ट अमाउंट पे कर सकता है। टाटा ग्रुप के पास पहले से ही विस्तारा और एयर एशिया जैसे एयरलाइंस थे। अब एयर इंडिया को एक्वायर करने के बाद मेजॉरिटी एयरलाइन के ऊपर टाटा ग्रुप का कंट्रोल हो जाएगा। अब उन्हें अलग अलग एयरक्राफ्ट के बदले कोऑर्डिनेटेड वे में एक ही एयरक्राफ्ट एक ही डेस्टिनेशन के लिए चलाना होगा, जिससे उनकी बहुत सारे एक्सपेंसेस भी कट हो जाएगा और टिकट प्राइस ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। साथ ही टाटा ग्रुप की एक्सपीरियंस मैनेजमेंट की वजह से एयर इंडिया के ऊपर जो लेट टैग है वो भी हट जाएगा और टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू की वजह से लोग इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे और जिससे उनकी बिजनेस और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा।